हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 134 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी BHIC 134 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो BHIC 134 है इसके जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम क्वेश्चंस थे उनको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको ऐड किया है, और इसके बाद जो ऐसे कई क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है उनको भी ऐड किया है और इनका सॉल्यूशन भी हमने साथ में दिया है। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद। तो दोस्तों, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इसमें जो इसकी स्थापना हुई वो कई कारण, इसके पीछे कई कारण दिए जाते थे। कोई बोलता था कि ये जो है हमारे हिंदुस्तान में जो राजनीति, जो राजनेता हैं उनके विरुद्ध षड्यंत्र के लिए बनाई गई पार्टी थी। कोई बोलता था इसमें जो उच्च दर्जे के लोग हैं भारत के उनको एक जगह इकट्ठा करके उसके हिसाब से अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी। तो देखते हैं कि हमारे जो प्रमुख जो विवाद थे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला विवाद था सरकारी षड्यंत्र विवाद। सरकारी जो षड्यंत्र था इसमें मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक जो सुनियोजित ब्रिटिश चाल से हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो शिक्षित भारतीय हैं उनके बीच में जो असंतोष 18वीं शताब्दी में पैदा हो गया था उसको एक संवैधानिक तरीका मिल सके जिससे वो उनका असंतोष है वो कम हो जाए, और इस असंतोष की वजह से जो ब्रिटिश राज पे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस पर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा उनका कम हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने, ब्रिटिश ने एक जो प्रॉपर अपनी योजना बनाई कि इस तरह से जो शिक्षित भारतीय हैं उनके जो गुस्सा है उनके मन में उसको कम किया जा सके। उसके लिए एक ऐसा संगठन बना दिया कि ये जो है संगठन है ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को हमारे समक्ष रखेगा और हम धीरे धीरे इसको लॉलीपॉप की तरह एक एक दो दो सुधार करके देते रहेंगे, जिससे उनको ये भी नहीं लगेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है और वो क्रांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इनका ये जो सरकारी षड्यंत्र का सिद्धांत था उसके हिसाब से ये था। दूसरा हमारा सिद्धांत था कि भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षाएं। तो इस सिद्धांत के हिसाब से दोस्तों, हम इस पे लिखा है उसको पहले हम इसको लेमेन्स लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है कि भारतीय जो विशिष्ट वर्ग था उनकी आपस में एक दूसरे से वो आगे बढ़ने की होड़ लगी थी, और ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो हमारे जो खास लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनकी समाज में खूब जान पहचान थी, तो उन लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि वो अंग्रेजी सरकार से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें, उनसे अपने लिए जो है जान पहचान बढ़ा सकें। तो उसके लिए उन्होंने ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ मायनों में राष्ट्रीय नहीं थी, बल्कि ये स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था और यह उनके आर्थिक हितों और संकीर्ण विवादों की पूर्ति के साधन के रूप में काम करता था। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा विवाद था। हमारा अगला विवाद था कि अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो 18वीं सदी थी इसमें जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, फिर जो राष्ट्रीय भावना का जो उदय हुआ था, राष्ट्रीयता का उदय हुआ था लोगों के अंदर, तो उस वजह से एक ऐसी संस्था की ज़रूरत लगी जो पूरे भारत में पैन लेवल पे काम कर सके। अभी तक क्या था, जो भी संस्थाएं थीं वो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की जो क्षेत्रीय संस्थाएं थीं उनका जो कार्य था वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र वगैरह में होता था। पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पे ऐसी कोई संस्था नहीं थी। तो इस ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई थी 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था उसमें। व्यापक संदर्भ में देखने पर प्रतीत होता है कि कांग्रेस की स्थापना विदेशी शासन की लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप पैदा हुए विद्यमान राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी। 1880 के दशक के दौरान राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार काफ़ी हद तक रंग रूप ले चुका था। दरअसल 1885 के अंतिम 10 दिनों में करीब 5 सम्मेलनों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया गया था, और बाद में ये जो सम्मेलन थे उनको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। तो ये जो सम्मेलन हुए थे वो कांग्रेस के, उसमें हम मान सकते हैं वो बैकग्राउंड कांग्रेस का वहाँ से धीरे धीरे करके बन रहा था। जैसे मद्रास महाजन सभा थी, इसने अपना द्वितीय वार्षिक सम्मेलन 22 से 24 दिसंबर तक कहाँ किया था, ये आयोजन इसका किया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा इनका भी दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था।
फिर 1886 में जो इंडियन एसोसिएशन थी, इसका विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ये जो 4-5 जो संस्थाएं थी, इनका जो सम्मेलन हो रहे थे कांग्रेस की स्थापना से जस्ट पहले, तो ये सब कांग्रेस का बैकग्राउंड इसी तरह से बन रहा था। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में कब शुरू हुआ और ये किस तरह से शुरू हुआ। तो असहयोग जो आंदोलन था वो 1921 में शुरू हुआ था, और इसमें क्या किया था कि जो स्वदेशी वगैरह चीज़ें थी और उन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, और जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके साथ में असहयोग करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि उनसे सहयोग नहीं करना है। जनवरी से मार्च 1921 के प्रथम चरण में मुख्य जो बल था वो विद्यालयों, कॉलेज, कानूनी अदालतों के बहिष्कार तथा चरखे के प्रयोग पर था। प्रथम चरण में इन्होंने बोला कि हम इन सब चीज़ों का, अदालतें हैं, कॉलेज हैं, इनका बहिष्कार, जो विदेशी कॉलेज थे उनका बहिष्कार करेंगे, और चरखे वगैरह से हम क्या करेंगे, अपनी जो खुद की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। अब इसमें छात्रों में अशांति थी, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो प्रोमिनेंट वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत वगैरह इस टाइम पे छोड़ दी थी। फिर इसका जो अगला चरण था उसमें क्या हुआ, जो तिलक स्वराज जो फंड था उसके लिए अगस्त 1920 तक था कि उसमें 1 करोड़ रुपया जमा होना आना चाहिए था, और 30 जून तक 20 लाख चरखे लगाने थे, जिससे कि जो हमारी स्वदेशी की भावना है, जो कपड़ा वगैरह बन रहा है, तो वो हमारे भारत में ही बने और भारत के ही लोग उसको इस्तेमाल करें। बाकी जो दुकानों पे जो अंग्रेजी कारखानों, ब्रिटिश कारखानों का बना हुआ जो अंग्रेजी कपड़ा आता था, उसकी खपत यहाँ पे ना हो, और उनको जो इस तरह से ये जो सरकारी नीतियां थी उनसे असहयोग करना था। अब जो तीसरा चरण था, जो कि जुलाई से शुरू होने वाला था, उसमें बोला गया कि विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार करना है, और जो 1921 में जो नवंबर में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाला था उसकी यात्रा को, उसका बहिष्कार करना है, चरखे और खादी को लोकप्रिय बनाना है, तथा कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा जेल भरो आंदोलन चलाया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी करके जेलों को भरेंगे। इस आंदोलन के शुरू के दौर में नेतृत्व मध्यम वर्ग से आया, किंतु मध्यम वर्ग को गांधी जी के कार्यक्रम के बारे में बहुत सी शंकाएं थीं, तो बाद में ये जो मध्यम वर्ग था वो पीछे हट गया। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन मिला, क्योंकि राष्ट्रवादियों के स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर जोर देने से कपड़ा उद्योग को फायदा हुआ। तो जो जैसे जब ये बहिष्कार किया गया कि जो हम कपड़े हैं वो विदेशी कपड़े इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अब खुद के चरखे से जो है ऊन, सूत वगैरह बनाएंगे, काटेंगे, उससे सूत काटने के बाद जो कपड़ा वगैरह भारतीय दस्तकार है, कारीगर हैं, वो तैयार करेंगे, उस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारी थे उनका व्यापार है उसको प्रोत्साहन मिला, तो इन्होंने भी फिर इसको समर्थन दिया। और जो विद्यार्थियों तथा महिलाओं की प्रतिक्रिया थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आई थी। हजारों विद्यार्थियों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, और जो अंग्रेजों के थे, बाकी सरकारी जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोल रखे थे उन्होंने उनमें भाग ले लिया। औरतें सामने आई, औरतों ने पर्दा करना छोड़ दिया था, और सबसे बड़ा था कि उन्होंने, औरतों को सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाते हैं कि वो गहने होते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये हुआ कि जो तिलक फंड था, जो तिलक स्वराज फंड था, उसमें उन्होंने अपने गहने, बहुत सारी औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में जो है दान दिए। उन्होंने जो विदेशी कपड़े और जो शराब की दुकानें थी उनके आगे जो पिकेटिंग होती थी उसमें भी सक्रिय रूप से औरतों ने भाग लिया था। और इसमें फिर क्या है, किसान और मजदूर भी धीरे धीरे करके इसमें शामिल हो गए। लेकिन हुआ क्या कि बाद में एक चौरी चौरा की घटना हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो असहयोग आंदोलन है इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुधार आंदोलन। तो जो हमारी 19वीं सदी थी उसमें जो है भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक समाज सुधार क्या बोलते हैं आंदोलन चल रहे थे, और कुछ धार्मिक आंदोलन भी थे, जो धर्म सुधार आंदोलन थे वो भी चल रहे थे। तो इनमें से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, जैसे ब्रह्म समाज था जो राजा राम मोहन राय ने जिसकी स्थापना करी थी, और बाद में उसको केशव चंद्र सेन वगैरह ने आगे बढ़ाया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसको आगे बढ़ाया था मिलके। इसके बाद प्रार्थना समाज था, और हिंदू धर्म प्रचारणी सभा थी। तो इस तरह की कई कई सारे जो आंदोलन थे वो समाज सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी थी उसमें चल रहे थे। तो देखते हैं इसमें जो सुधार की सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा कहाँ करी गई थी, बंगाल में। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, और जो बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था, 1829 में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। धीरे धीरे करके ये जो भावना थी सुधार की, ये बाकी पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र में जैसे परमहंस मंडली थी, प्रार्थना समाज था,
पंजाब तथा उत्तर भारत के जो अन्य भाग थे वहाँ पे आर्य समाज था, हिंदू समाज के, ये कुछ मुख्य आंदोलन थे। अन्य जातियों में भी उन सुधारों ने जड़ पकड़ ली, जैसे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, केरल में नारायण धर्म परिपालन सभा। तो इस तरह के ये जो थे जो समाज सुधार आंदोलन, ये पूरे भारत में उस समय चल रहे थे। अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन है, सिंह सभा है, रहनुमाई, मस्जिद आसान सभा आदि है, क्रमशः ये मुसलमान, सिख और पारसियों में सुधार की भावना का प्रतिनिधित्व किया। तो ये जो सभाएं थी ये समाज सुधार सभाएं थीं। इनमें से हर एक सुधार आंदोलन कुल मिलाकर किसी एक या अन्य प्रांत तक सीमित था। तो ये जो आंदोलन थे ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं थे, ये क्षेत्रीय आंदोलन थे, किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक प्रांत में ये चल रहे थे। ब्रह्म समाज और आर्य समाज की देश के अन्य प्रांतों में शाखाएं थीं, फिर भी वे अन्य स्थानों की अपेक्षा बंगाल या पंजाब में ज़्यादा सक्रिय थे और ये किसी एक धर्म या जाति तक ही सीमित थे। अब ये अलग अलग समय में अलग अलग हिस्सों में देश में उभरे थे, तो ऐसा नहीं था कि एक ही समय पे पूरे देश में ये सब आंदोलन एक साथ ही चल रहे हों, तो इस तरह का नहीं था। बल्कि ये केवल सुधार आंदोलन नहीं थे या विशुद्ध धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलन इस तरह की इनकी प्रवृत्ति थी। जैसे बंगाल के राजा राम मोहन राय, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जिनको लोकहितवादी बोलते थे, और आंध्र प्रदेश के जो वीरेश लिंगम थे, इन्होंने धार्मिक सुधारों की वकालत राजनीतिक फायदों और सामाजिक सुख के लिए करी थी। तो इस तरह से जो हमारी 19वीं सदी थी वो भारत में, जिसको पुनर्जागरण का वो भी कहा जाता है कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई, तो 19वीं सदी थी उसकी शुरुआत से हुई। और पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनको भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है तर्कवाद। तो तर्कवाद को अगर हम लेमन्स लैंग्वेज में समझें तो तर्क ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को समझते हैं या किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो वो तर्क के माध्यम से करते हैं, लॉजिक के माध्यम से करते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ है को अगर वो सेम स्टेप्स में हम उसको फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमें हर बार सेम ही फॉलो होगा। तो ये जो चीज़ होती है वो तर्क होता है। अब हुआ क्या था, जो हमारा 17वीं 18वीं शताब्दी का जो समाज था उसमें बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं और जो धार्मिक रूढ़िवादिताएं हैं, अंधविश्वास हैं, ये सब बहुत ज़्यादा रूप से फैल गए थे। तो इनका जो खंडन करने के लिए जो पद्धति वगैरह अपनाई गई थी उसमें उन्होंने तर्कवाद का सहारा लिया था। तो समझते हैं इसको क्या होता है। 19वीं सदी के सुधारों के दौरान बुद्धिवादी आलोचकों ने सामाजिक धार्मिक यथार्थ की आलोचना की। शुरुआती ब्रह्म सुधारकों और यंग बंगाल के सदस्यों ने सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक विवेकपूर्ण रवैया अपनाया। विश्वास को विवेक से बदलने का प्रयास किया गया और सामाजिक धार्मिक परंपराओं को उनकी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से आंका गया। बुद्धिवादी परिप्रेक्ष्य से ब्रह्म समाज में वेदों की अमोघता का खंडन हुआ तथा अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित आंदोलन ने इस्लाम की शिक्षाओं को नए युग की जरूरतों व आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर जोर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी जो इस्लाम वगैरह की शिक्षाएं हैं या हिंदू धर्म के भी जो भी हैं, तो वो आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको इवॉल्व करना चाहिए, पूरी तरह से बदलना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें समय के साथ जो है इवॉल्व होना चाहिए उनको, जो तो सोसाइटी हमारी थोड़ी इवॉल्विंग रहे, जिससे कि उनके तर्क मुख्यतः समाज में होने वाले प्रत्यक्ष प्रवाहों पर भी आधारित थे। धर्म ग्रंथों पर निर्भर होने की बजाय उन्होंने बाल विवाह का विरोध करने के लिए डॉक्टर राय की हवाला दी। तो वो ये जो लोग थे ये धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उन पे डिपेंड रहते थे, लेकिन जो जरूरी चीज़ें थी जिनको तर्कवाद वगैरह से वो करना चाहिए, जैसे कि बाल विवाह था, तो जो ग्रंथों में लिखा है कि इतनी एज पे शादी नहीं हो जानी चाहिए, उसके अलावा इन्होंने ये बोला कि ये जो हमारे जो डॉक्टर हैं आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अगर एक सही उम्र विवाह की जो स्थापित करते हैं तो उसके बाद ही वो विवाह होना चाहिए। तो इस तरह से जो तर्कवादी थे उन्होंने अपने तर्क रखे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा मार्च। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 से लेकर 1931 तक चला था। इसमें ये तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 है वो पूरे भारत में, तो उसमें स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी और जो है स्वतंत्रता की शपथ उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा ली जाएगी। इसी तारीख को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होना था और इसको जो 26 जनवरी 1930 था उसको स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। अब उन्होंने जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, जो सुधार के लिए 11 जो सूत्र है वो पेश किए थे, और लेकिन जो लॉर्ड इरविन था उन्हें उसके सम्मुख उन्होंने पेश किए गांधी जी ने और बोला कि अगर वो स्वीकार कर लेता है इरविन ये जो हमारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम है तो हम इस आंदोलन को नहीं करेंगे। लेकिन जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने जो इनके मांगे थी उनको
स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर गांधी जी ने निर्णय लिया कि वे 12 मार्च 1930 को जो अपने 78 चुने हुए जो अनुयायी हैं उनके साथ में साबरमती आश्रम से दांडी जो है वहाँ तक की समुद्री यात्रा करेंगे। फिर वहाँ पे दांडी जी जो जब दांडी के वहाँ पे पहुँचे गांधी जी, तो उन्होंने वहाँ पे जो नमक बनाकर जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया था और उसके बाद अपनी उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। फिर धीरे धीरे करके हर जगह नमक जो कानून था उसका उल्लंघन किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ा, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा वगैरह देने लगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, सरकार को कोई कर वगैरह अदा नहीं करे गए। औरतें जो थीं वो दुकानों के आगे शराब वगैरह की और जो विदेशी कपड़ों की दुकानें थीं उनके आगे धरने दे रही थीं। और जो जो प्रशासनिक अधिकारी थे जो निम्न स्तर के, उन्होंने भी इस्तीफे दिए। इसमें भी जो औरतों की जो थी वो व्यापक हिस्सेदारी थी। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, जो उच्च जो वर्ण थे उनकी जो महिलाएं थी उनकी भागीदारी कम थी, लेकिन जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं थीं वो जैसे कि व्यापार किसान परिवार की जो औरतें थीं वो दुकानों का घेराव और लाठियों का सामना कर रही थीं, वो जेलें जा रही थी। जबकि जो उच्च वर्ण की जो महिलाएं थीं वो उनके घर की जो वो थीं महिलाएं, वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थीं या अपनी जो जीवन शैली थी उसमें बिजी थी। तो इसमें जो महिलाओं की जो निम्न वर्ग की महिलाएं थीं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो तीसरी गोलमेज सम्मेलन थी उसके बाद जो है भारत के संविधान पर उन्होंने जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने एक श्वेत पत्र जो है तैयार किया। अब इसमें क्या था, प्रमुख रूप से 3 प्रस्ताव थे, जिसमें कि संघ शासन है, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय तथा प्रांतीय जो कार्यपालिकाएं थीं उनको विशेष अधिकार देने वाले उपाय इसमें किए गए थे। अब ये जो प्रस्ताव था इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की जो बात थी वो नहीं कही गई थी, इसलिए जो भारत के सभी राजनीतिक दल थे इसकी आलोचना करी और इसको अस्वीकार कर दिया। अब इसने किया, बाद में जब ये पारित होकर तो इसने क्या किया था, प्रांतीय जो स्वायत्तता थी उसकी शुरुआत करी। 1919 के जो एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो मताधिकार था वो संपत्ति की योग्यता के आधार पर इसमें कर दिया गया था और केंद्र में इसने द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें विदेशी मामले और प्रतिरक्षा को गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसने भारत सरकार का जो संघीय ढांचा था उसकी व्यवस्था की। इसमें प्रांतों और रियासतों के साथ संघीय, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की जो व्यवस्था थी उसकी इसने स्थापना करी थी। इसके अलावा इसने जो अधिकार थे वो केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकारें थीं उनके अधिकार जो है वो पृथक कर दिए थे। तो इस तरह से ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो था 1917 में भारत की सरकार थी उसने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। तो इसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो वही थे, सिडनी रॉलेट। इन्होंने एक प्रस्ताव, इनकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे एक एक्ट पास किया गया था, जिसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो गिरफ्तारी है वो बिना वारंट की करी जा सकती है, उसकी तलाशी ली जा सकती है और उस पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए जेल में बंद रखा जा सकता है। अब इन्होंने क्या बोला था कि इनके जो सुझाव थे वो 2 विधेयक इसके पारित हुए 6 फरवरी 1919 के दिन। अब इसमें क्या था कि एक विशेष न्यायालय गठित होगा जिसके द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता था, जिसमें जो है 3 जज होने चाहिए, वो हाई कोर्ट के सदस्य होने चाहिए। अब ये जो न्यायालय रहेगा इसके जो निर्णय आएगा उसके विरुद्ध आप अपील कहीं कर नहीं सकते और इसकी जो कार्रवाइयाँ रहेंगी वो भी खुले में नहीं होंगी। तो इस तरह से इसने पूरा ऐसा माहौल बना दिया था कि अब जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी सारे के सारे अधिकार उसी के पास थे और जो क्रांतिकारी या जो नेता राष्ट्रवादी नेता थे या जो हमारी भारत की जनता थी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। अगर वो उसको गिरफ्तार पुलिस कर लेती है तो वो कहीं भी नहीं जा सकता, उसके खिलाफ में वो कुछ भी कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, मुकदमा चला सकते थे, उसकी अपील भी नहीं हो सकती थी कहीं से। तो ये पूरी तरह से इसने जो था समाज में अराजकता पैदा कर दी थी। इसके बाद इसका जो वो था विरोध इसका पूरे भारत में हुआ और जो सभी दल थे उन्होंने, जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने उस टाइम इसका पूरी तरह से विरोध किया था, सभी पार्टियों ने। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद सत्याग्रह। जो गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसके बाद 3 जो सत्याग्रह किए थे। एक तो
पहला उन्होंने किया था चंपारण में, दूसरा खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद में किया था। अब अहमदाबाद में जो मिल मालिक और जो श्रमिक थे उनके मध्य में जो संघर्ष था वो हो रहा था, उसमें क्या है गांधी जी ने क्या है वो भाग लिया था। अब हुआ क्या कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। तो जब प्लेग फैला तो जो श्रमिक थे वो छोड़ के घर अपने गांव की ओर चले गए। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में हुआ था कि सारे जो मजदूर थे वो दिल्ली वगैरह से जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ से काम छोड़ के अपने गाँव और अपने देश अपने वतन की ओर लौट गए थे। फिर जब वहाँ पे फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी पड़ी प्लेग की वजह से, तो जो फैक्ट्री के मालिक उन्होंने जो मजदूर थे उनकी मजदूरी बढ़ा दी, उसमें एक प्लेग भत्ता करके जोड़ दिया जो उनको दिया जाता था प्लेग बोनस। और ये कई बार जो मजदूर थे उनकी सैलरी का 75% तक इसका अमाउंट होता था। तो अच्छी खासी जो उनकी सैलरी बढ़ गई थी। तो इस वजह से कुछ मजदूर इस भत्ते के लालच की वजह से, प्लेग बोनस की वजह से वहाँ पर रुक गए, तो उनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहीं। अर्थात जब उसके बाद जब प्लेग की महामारी खत्म हुई तो फिर इन्होंने जो ये जो प्लेग बोनस था उसको खत्म कर दिया। फिर मजदूर थे उनकी जो सैलरी है वो बहुत डाउन आ गई। तो अब मजदूर ये विरोध ये कर रहे थे कि ये जो प्लेग बोनस है इसको खत्म ना किया जाए, क्योंकि प्लेग चला गया था लेकिन इतने जो 2-3 साल का जो समय बीत गया था तो इसके बाद जो महंगाई बढ़ गई थी उससे चीज़ों में इतनी महंगाई आ गई थी कि अब ये जो सैलरी थी इनको उतनी मिलनी चाहिए, ये प्लेग बोनस खत्म ना किया जाए। तो ये जो समस्याएं थी ये श्रमिकों की थी। लेकिन जो मालिक थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हम इसको पूरा नहीं दे सकते, हम इसमें केवल 20-20% दे सकते हैं। लेकिन जो मजदूर थे उनके जो नेता थे तो वो 50% पे अड़े हुए थे। उसके बाद में जब गांधी जी आए तो उन्होंने जो अम्बालाल साराभाई वगैरह थे उनसे विचार विमर्श किया। इसके उपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि जो भत्ता है उसको 35% बढ़ाया जाना। मजदूर मालिक जो 20% दे रहे थे और जो मजदूर थे वो 50% मांग रहे थे, तो इसके उन्होंने बीच का जो रास्ता था वो 35% पे उन्होंने सेट कर दिया था। इसके बाद वहाँ का जो मुद्दा था वो सुलझ गया। हालांकि एक बोर्ड बना था इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का, श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में, जिसके जो सदस्य थे वो गांधी जी भी थे। और इस तरह से उनकी जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनकी जो सैलरी थी उसमें 35% का हाइक कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण क्या हुआ था, चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे एक 3 कठिया सिस्टम चल रहा था और यहाँ पे समस्या ये थी कि जो किसान थे उनका भूमि पर स्थायी अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। उनको जो बागान मालिक थे उनसे ज़मीन के पट्टे लेने होते थे और वो पट्टे इस शर्त पे देते थे कि जो एक उस पट्टे का निश्चित भूभाग होगा उस पे वो क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। अब ये जो व्यवस्था थी नील की खेती की व्यवस्था, जिसके अंडर में ये खेती करी जाती थी, तो उसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम। इसमें जो अपनी किसान की कोई ज़मीन होती थी उस पे जो 3/20 जो हिस्सा होता था उसका, उस पे केवल उसको नील की ही खेती करनी होती थी। तो इस वजह से जो किसान थे, अब नील वगैरह था ये तो नकदी फसलें थी, किसानों का उस टाइम पे ये हाल था कि उनके जो अनाज है वो खाने भर को अनाज ही पैदा नहीं हो रहा। तो और नील उन्हें जरूर पैदा करना था, तो उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नील उन्हें ज़बरदस्ती पैदा करना पड़ रहा था। तो इसके लिए उन लोगों ने फिर जो जमींदार वगैरह थे, बागान मालिक थे, उनके खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिया। तो जब ये आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पे लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को जो है चंपारण आने के लिए न्योता दिया। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो गांधी जी को वहां किया गया था कि आप जो है वो जनशांति के लिए खतरा है, और मोतिहारी में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन बाद में जो सरकार थी उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया गया। अब सरकार ने जो है चंपारण एग्रीजन कमेटी का गठन किया था और गांधी जी भी इस जो कमेटी थी इसका गांधी जी को सदस्य बनाया गया। अब इस कमेटी ने जो सिफारिश करी उसकी ये थी कि और जो 3 कठिया सिस्टम है इसको समाप्त कर दिया जाए, और बहुत सारे जो कर भी थे जो पिछले कई सालों से चले आ रहे थे तो उनको भी समाप्त कर दिया जाए, और जो लगान वगैरह बढ़ा दिया गया था जो है उसका जो 25% हिस्सा है वो किसानों को वापस लौटा दिया जाए। अब इन जो कमेटी की इसकी जो सिफारिशें थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसका जो 1919 में एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट था उसके रूप में पारित कर दिया गया और जो किसानों को फिर रिलीफ मिल गया। तो इस तरह से ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये समाप्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा जो था ये हमारा गुजरात में ही है। यहाँ पे क्या है, उपजाऊ ज़मीन थी, इसमें फसलें खाद्य फसलें बहुत होती थी, तंबाकू होती थी, रुई वगैरह है, इनके जो वो होती थी, तो उसको अहमदाबाद में ये लोग आराम से बेच सकते थे। अब हुआ क्या, 1917 में जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो खरीफ की फसल थी उसका नुकसान हो गया। और इसी टाइम पे जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो मिट्टी का तेल है, लोहा है, कपड़ा है और ये नमक है, इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ से जितना भी सामान होता था वो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, जो अंग्रेज व्यापारी थे वो सब उनको ले जा रहे थे, यहाँ से इंग्लैंड का जो युद्ध था वहाँ भेज रहे थे। तो यहाँ चीज़ों की काफ़ी कमी हो गई। जब चीज़ों की कमी हो गई तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब किसानों ने ये मांग करी कि जो उनकी पूरी फसल है वो हो ही रहा है, तो उसकी जो फसल है उसका इनका पूरा लगान माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ये जो सरकार थी ये बोल रही थी कि नहीं, अगर हम कोई उपज है, अगर उसका अगर 25% उपज वो खराब हुई है तो उसका हम 25% लगान माफ़ कर सकते हैं। लेकिन किसान इस पे अड़े थे कि पूरा का पूरा लगान जो है माफ़ किया जाना चाहिए। तो जब गांधी जी इस मैटर में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने ये पता लगाया था कि जो सरकारी अफसर थे उन्होंने जो फसल की उपज है उसको ज़्यादा ज़्यादा दिखा के और ऐसा आंकड़े पेश किए सरकार के सामने कि जिससे लगे कि फसल ठीक ठाक हुई है और उनका जो है लगान पूरा माफ़ नहीं किया जाए। फिर जो गांधी जी ने 22 मार्च 1918 में नाडियाड में एक जो सभा करके वहाँ पे सत्याग्रह का आरंभ किया। अब इसमें जो है इंदुलाल याग्निक थे, विट्ठल भाई पटेल थे और जो अनुसुईया साराभाई थी, इन्होंने गांधी जी की मदद करी। अनुसुईया साराभाई दोस्तों वही थी जो विक्रम साराभाई की ये बहन थी। जो अधिकांश पट्टाधारी थे उन्होंने सत्याग्रह में जो है हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी सरकार ने जो कुछ गरीब किसान थे उनको जो है लगान वगैरह लेने के लिए मजबूर किया था। बाद में ऐसा सरकार ने बोला कि जो लगान दे सकते हैं उनसे ही लगान लिया जाए और जो नहीं दे सकते हैं उनसे लगान ना लिया जाए। तो इस तरह से ये जो मध्यम मार्ग निकाल के गांधी जी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में आया था। इसका जो क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स था। इसका जो उद्देश्य था कि भारत में जो है सुशासित सरकार है उसकी स्थापना करी जाए, और इसमें जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता थी वो देने की बात नहीं करी गई थी, जबकि बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस है उसका हम दर्जा देंगे। और इसमें एक संविधान सभा के बनेगी। इसने बोला कि एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो कि संविधान निर्माण का कार्य करेगी। अब इसमें जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका जो पूरा नियंत्रण था वो किसका था, अंग्रेज शासकों के अधीन। तो जो कांग्रेस थी उसने जो ये प्रस्ताव है इसको जो है अस्वीकार कर दिया। और फिर इसी प्रस्ताव की वजह से बाद में जो पाकिस्तान बनने में काफ़ी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसी प्रस्ताव ने। अब इसमें क्या था कि इसने जो एक लोकल ऑप्शन करके एक विकल्प दिया था। इसने बोला था कि अगर भविष्य में जो प्रांत बन रहे हैं अगर वो सीधा समझौता ब्रिटेन से करना चाहें तो ब्रिटेन से भी कर सकते हैं, और जो संविधान अगर तैयार होगा भारत का उसको अगर वो ना मानना चाहें तो वो ना भी मान सकते हैं। तो इस तरह से इसने जो अप्रत्यक्ष रूप से जो पाकिस्तान बनने का रास्ता था वो क्लियर कर दिया था इसने। हमारा अगला क्वेश्चन है अनौद्योगिकरण। अनौद्योगिकरण अगर हम लेमन्स लैंग्वेज में समझें तो जैसे जैसे पारंपरिक जो भारतीय उद्योग थे उनका जो खात्मा था वो उपनिवेशवाद के प्रारंभिक परिणामों में एक था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ का जो स्रोत था वो क्या था कि जो भारतीय उत्पाद हैं उनकी जो लागत आती है और जो इंग्लैंड में वो उनकी जो बिक्री होती है उसके बीच का जो मूल्य का अंतर था, तो वो उनका लाभ था। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या किया कि जो सामान यहाँ भारत में बनता था उसको बहुत सस्ते दामों पे खरीदना शुरू किया। अब सस्ते दामों पे खरीदने के लिए इन्होंने क्या किया कि भारत के जो व्यापार था उस पर एकाधिकार कर दिया था। इन्होंने बाकी जो सारी कंपनियां थी उनको उनसे युद्ध वगैरह करके और उनको भारत से भगा दिया। फिर इनका जब एकाधिकार हो गया तो इन्होंने फिर जो भारतीय सामान था उसको बहुत सस्ते दामों पे खरीदना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब 17वीं 18वीं सदी में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो गई, वहाँ पे कारखाने वगैरह स्थापित हो गए, तो फिर वहाँ से जो सस्ता माल बन के भारत में आने लगा। अब क्या होता था, भारत से कच्चा माल है वो इंग्लैंड में जाता था, वहाँ मशीनों में कारखानों में जो सस्ता माल बनता था वो भारत में बिक्री के लिए आ जाता था। तो इस वजह से अब जो भारत में माल बन रहा था वो तो भारतीय बुनकर अपने हाथों से बना रहे थे। तो जो वो बुनकर वगैरह थे, जो कलाकार थे, जो दस्तकार थे, वो मशीन या कारखानों के बने हुए माल की कैसे मान लो बराबरी कर सकते थे।
तो वो बराबरी नहीं कर पाए। इस तरह से वो धीरे धीरे उनके जो कारखाने वगैरह थे वो बंद हो गए और वो फिर खेती की तरफ लौट गए। तो इस तरह से जो भारत में औद्योगिकरण की जो है इन्होंने शुरुआत करी थी। यही सब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में, और कुछ नहीं है। अब तो दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद। तो 18वीं शताब्दी संबंधी क्या क्या वाद विवाद हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इसमें तो पहले तो जो है दो भागों में बांटे जाने से शुरू होता है कि ये जो शताब्दी है इसमें दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के समर्थक हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये बोलते हैं कि अगर हम 1750 तक के समय को लेते हैं, दो तरह के मत मिलते हैं, मत समाज केंद्रित और क्षेत्र केंद्रित। तो 1950 के बाद भी हमें दो विचार भारतीयता और यूरोपीयकरण के समर्थन में मिलते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की चर्चा करते हुए कुछ इतिहासकार मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं की केंद्रीयता और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका को मुख्य मानते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का उसका जो पतन हुआ था, तो उसकी वजह से जो हमारी समाज और अर्थव्यवस्था थी उसमें उसका मुख्य योगदान था। जबकि दूसरे थे जो क्षेत्र केंद्रित विचारधारा वाले थे, वो ये मानते थे कि जो समाज के विभिन्न भागों में रहने वाले जो सामाजिक समूह हैं उन्होंने अपना केंद्र उनको बनाया था। मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलतः बदल दिया गया, जिससे बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। 1750 के बाद की स्थिति के बारे में यूरोपवादी विचार एक विजयी विस्तारवादी, मुख्य रूप से ब्रिटेन के प्रभुत्व को प्रमुखता देते हैं। तो हुआ क्या था कि ये यूरोपवादी विचारधारा थी, ये क्या मानते थे कि जो यूरोप वगैरह है इनको भारत पे शासन करना चाहिए और पूरे भारत पे लगभग उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है, जो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों पर श्रेष्ठ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवादी 18वीं विचारधारा 18वीं शताब्दी में भारत में फैली अराजकता को देश के इतिहास में एक क्षणिक पर भयंकर भूल मानते हैं, जिसने पनपते हुए राष्ट्र को एक विदेशी शक्ति के अधीन कर अपने आप को उसका उपनिवेश बना लिया। भारतवादी दृष्टिकोण रखने वाले 18वीं शताब्दी को मात्र अराजकता से भरपूर काल नहीं मानते। उनके मतानुसार मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। तो दोस्तों ये जो 18वीं सदी थी, ये भारत के जो आधुनिक भारत है इसके इतिहास में ये महत्वपूर्ण समय काल था। तो इसकी बहुत सारे जो वाद विवाद है वो हमने देखे कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो था अंग्रेजों की वजह से मान लो भारत में जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, कुछ लोग मान रहे थे कि ये बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों की वजह से खराब हो रही थी, और कई सारे मत इसमें थे। तो ये हमारे प्रमुख वाद विवाद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मैसूर का उत्थान। मैसूर को विजयनगर साम्राज्य की वायसराय से बदलकर जो बोडियार वंश था उसने एक स्वायत्तशासी राज्य बना दिया। अब मैसूर जो था उसको दक्षिण भारत की बड़ी ताकत बनाने का जो स्थापित करने का जो उत्तरदायित्व था वो हैदर अली और उसके बेटे पर था, टीपू सुल्तान पे था। अब जो हालांकि हैदर जो है मामूली खानदान से था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एक बड़े साम्राज्य की है स्थापना करी थी। उसके जो अंग्रेज अफसर थे विरोधी, वो क्या बोलते थे उसको, अनाधिकार ग्राही। अब हैदर अली धीरे धीरे जो है प्रशासन की सीढ़ियों में चढ़ता रहा और उसने बहुत ज़्यादा फिर वो करके और अपनी एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जैसे टीपू सुल्तान, फिर उसका बेटा हुआ टीपू सुल्तान, उसने भी पोलीगरों को अधीन बनाने में और भी वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और जो उनकी भूमि वगैरह थी उसको या तो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को या फिर सरकारी अधिकारियों को किराए पर उठा दिया, जिससे उसका जो राजस्व था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को युद्ध की लूट में हिस्सा देने की बजाय उनको नियमित वेतन दिया, जिससे ये हो गया कि जो सेना थी उसमें स्थानीय सरदार के जो साठगांठ थी वो नहीं हो पाती थी, जिससे कि हम अपने जितना भी हमें वो लूट मिलेगी उसमें हिस्सा ले लेंगे। जबकि होता क्या था, टीपू सुल्तान ने बोला कि नहीं, हम सबको जो है वो नगद वेतन देंगे, बाकी जो भी नुकसान होगा या जो भी फायदा होगा युद्ध के बाद वो राज्य उसका वहन करेगा। अब जो इनकी जो सेना का संगठन था उसमें जो भी कमजोरियां थी उसको इन्होंने ठीक करने की कोशिश करी, दोनों ने, टीपू और हैदर ने। और इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी वगैरह थे उनका भी अपनी सेना में बहुत बड़े लेवल पे वो किया था कि उनका वो एनरोलमेंट किया था, जिससे वो है अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, इनके जो सैनिक, भारतीय सैनिक थे उनको उनकी युद्ध पद्धति वगैरह अपना सकें, उस तरह से वो प्रशिक्षण वगैरह दे सकें थे।
अब इनकी राजस्व व्यवस्था भी काफ़ी वैसी थी कि इन्होंने जो है खेती व किसानी को बढ़ावा दिया था, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों वो जो समय, उस टाइम का जो समय काल था वो था युद्ध वगैरह उस टाइम बहुत ज़्यादा होते थे, तो युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती थी। तो उस रिसोर्सेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने खेती वगैरह को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद जो राज्य है उसका जो है उदय कैसे हुआ? तो इसका जो था हमारा चिनकिलिज खान, या जिसको आसफ खान बोलते हैं, उसने जो हैदराबाद राज्य था उसकी स्थापना करी थी। हैदराबाद में भी जो वो था राजतंत्र, उसका एक अहम हिस्सा सेनाई थी। इसने क्या किया, निजामुल मुल्क ने मौजूदा जागीरदारियों को बने रहने देने की नीति अपनाई। सेनापति और उनके सैनिक अपने निजी नियोक्ताओं, खासतौर पर सामंतों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था से बंधे थे। इसमें मुगल सेना की तरह हैदराबाद की सेना का रखरखाव भी निजाम के खजाने में सामंतों द्वारा लिए गए नगद भत्तों से किया जाता था। इनका सेना का जो रखरखाव था, हैदराबाद में जो जागीरें थी या वो जो राज्य की सेवा के बदले मिलने वाली भूमि थी वो पुश्तैनी थी। वो मतलब ये बाप से बेटे को, बेटे से बेटे को, इस तरह से वो मिलती रहती थी। अब हैदराबाद के भू राजस्व प्रशासन में जो आमिल थे, जिनको प्रांतीय प्रधान बोलते थे, उनके नीचे अधिकारी होते थे जो नियमित जो भू राजस्व है उसका आकलन करते थे और भूमि जो थी उसका सर्वेक्षण वगैरह किया करते रहते थे। फिर जो खेती करने वाले थे उनका जो है, उनको राज्य की तरफ से कर्ज दिया जाता था, और कर्ज अगर समय पे ना चुका पाते थे तो उसको अदा करने की मोहलत दी जाती थी। तो और इन सब नीतियों की से उन्होंने जो कृषि थी उसको काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ावा दिया था। अब साहूकार थे, महाजन थे, सेनापति थे, ये भी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब वे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी इसलिए होती थी क्योंकि जो आवश्यक वित्तीय और सैन्य सेवा होती थी ये यही लोग प्रदान करते थे। अब इनमें जो वित्तीय समुदाय थे तो उनमें कुछ थे अग्रवाल थे, मारवाड़ी थे, जबकि और जो लड़ाकू थे, सैन्य जो वे थे वो उनमें कौन कौन थे, अफगान और अरब जो थे वो प्रमुख सैनिक समूह थे। अब ये शब्द थे जो अपने हिसाब से जो हैदराबाद राज्य था उसको चलाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है उपयोगितावादी। उपयोगितावादी उदारवादियों के शिक्षा संबंधी उद्देश्य, मसलन भारत को सभ्य बनाना और उसका सुधार करना, ये इनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। इनका क्या था कि उनका उद्देश्य था कि कानून और भूमि संबंधी नियमों को इस तरह बदला जाए कि बाजार निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो। उपयोगितावादी के विचारों का भारत के प्रति दृष्टिकोण के निर्माण पर मूलभूत प्रभाव पड़ा। बेंटिक ने कानून को परिवर्तन का एक माध्यम बनाया। उसका विश्वास था कि सती और बालिका हत्या जैसी भारतीय रीति रिवाजों को कानून द्वारा ही रोका जा सकता है। तो बेंटिक कौन था? एक उदारवादी था। ये भारत का जो है गवर्नर जनरल रहा था 1828 से लेकर 1835 तक। बेंथम के सिद्धांतों को, ये भी जो थे बेंथम थे वे उपयोगितावादी थे। इनके सिद्धांतों को आधार बनाकर कई कानून और दंड संहिताएं लागू की गईं और एक ऐसी व्यवस्था कायम की गई जो निचले स्तर तक जाकर लोगों को प्रभावित कर सके। अंग्रेजी उपयोगितावादी विचार में एक निरंकुशता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है जो बाहर के देशों में पूर्ण विकसित तानाशाही के रूप में स्थापित हुई। जैसे भारत में थी, भारत में ये तानाशाही की तरह ये सब जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी वगैरह थे, बाद में जो इनके गवर्नर जनरल वगैरह आते थे वो फिर तानाशाही रूप से उनका अपना व्यवहार था इस तरह से। तो इस तरह से जो थे ये क्या चाहते थे कि ये कई जो बेंथमवादी परंपरा थी, उन्होंने बहुत सारे जो थे वो विभाग वगैरह स्थापित किए। फिर ये अखिल भारतीय साम्राज्य के ढांचे में कुशल प्रशासन की अवधारणा को ये जो अंजाम देना चाहते थे इस तरह से। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 रिवोल्ट यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे? तो एक तो इसमें कृषकों का शोषण बहुत बुरी तरह से हो रहा था। बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी वो चल नहीं थी, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, स्थायी व्यवस्था थी। तो इनसे क्या है, जो ये बहुत नीतियाँ दमनकारी थी, राजस्व की ज़्यादा से ज़्यादा लगान वगैरह की दर थी वो बहुत उच्च थी, किसानों का शोषण किया जाता था और उनको अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है लगान भरना पड़ता था। कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई तो उस टाइम भी उनको जो रियायत मिलनी थी वो नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से किसान जो थे वो बहुत बुरी तरह से शोषित हो रहे थे इस टाइम तक। फिर जो रियासतें वगैरह विलय जिनका कर दिया गया था, तो इस वजह से वहाँ जो रियासतें थी उनमें भी असंतोष था और उन रियासतों का विलय होने के बाद जो वहाँ के सैनिक वगैरह थे उनको भी डिसबैंड कर दिया गया। तो वो भी फिर वो किसान परिवार से ही आते थे, वो इधर उधर अपने वो गए, तो उनमें भी काफ़ी असंतोष भरा हुआ था। दूसरा जो अंग्रेजी शासन था उसका विदेशीपन था कि जो अंग्रेजी शासक थे
वो कभी भी भारतीयों से है जो मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, और जो यहाँ तक वो क्या करते थे, जो हमारे उच्च वर्ग के जो भारतीय थे उनसे भी वो कभी कभी तिरस्कार पूर्वक व्यवहार किया करते थे। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि सिपाहियों पर जो था उनका क्या है, जो सिपाही वगैरह होते थे उनकी सेना में जो है वो बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जो अंग्रेज सिपाही होता था उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलती थी, उसको सम्मान भी मिलता था, लेकिन जो भारतीय जो सिपाही थे उनसे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अभद्र व्यवहार करते थे, उन्हें हमेशा गाली वगैरह देते थे और अपमानित करते थे। तो इस तरह से जो थे, और जो सिपाही थे ये मुख्यतः कृषक वर्ग से ही आते थे, तो किसान भी परेशान थे, सिपाही भी परेशान थे। तो इस तरह से जो है समाज है उसमें बुरी तरह से असंतोष व्याप्त हो गया था इस समय तक। फिर धर्म का भी खतरा था कि जो मिशनरी थे वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जो ईसाई वगैरह लोगों को बना रहे थे, वो भी खतरा था। तो ये सब जो है वो 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण थे। अब इसका जो क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था कि जो नई जो इनफील्ड राइफल थी उसको सेना में लाया गया था, तो उस पे जो कारतूस थे उनको कवर करने के लिए ग्रीस उन पे लगा होता था। फिर उसको जो ग्रीस था उसको राइफल में लोड करने से पहले कारतूस को उसको दांत से काटना पड़ता था। तो ये अब मानते ये थे कि ऐसा जो अफवाह थी वो फैल गई थी कि ये जो ग्रीस बना हुआ है इसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो अब सूअर और गाय की चर्बी से तो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों का जो है वो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो इस वजह से जो सिपाही थे उनमें जो है तत्कालिक आग वो लग गई। वो वहां से फिर क्रांति की शुरुआत हो गई 1857 की, और वो फिर क्रांति सिपाही विद्रोह में बदल गई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो थी वो एओ ह्यूम नाम के एक जो थे सेवानिवृत्त अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने 1885 में करी थी। और इसमें इन्होंने जो है पहला इसका जो सम्मेलन था वो पूना में होने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ बाद में जो पूना था वहाँ वहाँ पे जो हैजा फैल गया, फिर वहाँ वो स्थान चेंज करके उसको बम्बई ले जाया गया। अब जो पहली जो इसकी सभा थी उसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 को जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था महाविद्यालय मुंबई में, वहाँ पे इसका पहला जो था उसका अधिवेशन उसका आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 लोगों ने भाग लिया था, और जिसमें से 72 को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी। अब जो कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था वो कौन थे, वो थे WC बनर्जी। अब जो उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कांग्रेस का जो चरित्र है कैसा होगा, उद्देश्य क्या क्या होंगे और इसका क्या क्या कार्य क्षेत्र होगा, उसका इन्होंने पूरा चित्रण पहले उद्देश्य में ही किया था। अब इसके जो उद्देश्य थे वो क्या क्या रखे गए थे कि देश के लोगों के बीच मित्रता तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना है, नस्ल है, धर्म मत है और प्रांत के आधार पर जो पैदा हुए जो सभी भेदभाव हैं और जो विद्वेष पैदा हो गए हैं लोगों में उनको दूर करना है, जो राष्ट्रीय एकता की भावनाएं हैं उनको संगठित करना है, अलग अलग लोगों में जो है वो राष्ट्रीयता की भावना को और बढ़ाना है, जनहित में जो उठाए गए कदम है उनका निर्धारण करना कि किस तरह से हमें आगे कार्रवाई क्या करनी है, तो वो सब इसमें वो किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, जो कॉर्नवालिस था उसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। उसने क्या बोला था कि 10 साल के लिए हम जो है ये अपना स्थायी कर देंगे लगान उस पर, और हम भू राजस्व की जो है दर है वो बढ़ाएंगे नहीं। तो उसने आशा तो ये करी ये भ्रष्टाचार को कम करेगा, और जो पदाधिकारी हैं जो मनमाने ढंग से करारोपण कर रहे हैं उस पर रोक लगाएगा। फिर क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, और राज्य अतिरिक्त अगर मांग करेगा नहीं तो जो भूस्वामी है वो अपनी उनके पास जो एक्स्ट्रा उपज रहेगी उसको भूमि में ही निवेश करेंगे, और जिससे कि उनका जो पैदावार वगैरह फिर धीरे धीरे करके वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके में जो है इसके कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आए कि जो प्रत्येक हर साल में एक निश्चित तारीख थी, वो उस तारीख तक जो सरकारी रकम खजाने में रकम जमा करनी होती थी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो जो जमींदार था उसकी जमींदारी वगैरह नीलाम हो जाती थी। तो बहुत सारे जो जमींदार थे उनकी जो है नीलाम जमींदारी हो गई थी इस प्रथा की वजह से। और दूसरा इसकी जो दर रखी गई थी, क्योंकि 10 साल के लिए इसको अगले बढ़ाया नहीं जाना था, तो पहले से ही इन्होंने इतनी दर रख दी कि शुरुआत के 2-3 सालों में उसको लगान देने में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे जमींदार थे वो उनकी जो जमींदारियाँ थी वो छीन ले गई थी। तो इस तरह से ये जो थी वो बंगाल में स्थायी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था। अब दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें क्या था कि जो भू राजस्व संबंधी आरंभिक जो प्रयोग थे उसके बाद मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई।
इसके लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मुनरो था उसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुनरो ने कई पक्ष दिए इस व्यवस्था के, जो है पक्ष में कई तर्क दिए हैं। उसने बोला कि ये जो मूलतः है ये भारतीय भू व्यवस्था है और भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त है। इसने बोला कि इस व्यवस्था से जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा कर मिल सकता है। इसका कारण ये था कि राजस्व निर्धारण और वसूली में सरकार और किसान के बीच में सीधा संबंध होगा। तो इसमें क्या था, जो बिचौलिए वगैरह थे उनका संबंध नहीं था, सरकार सीधे जो है किसानों से कर लेती थी। इसमें कोई जमींदार या बिचौलिया नहीं होगा, किसान से पूरी जो राशि प्राप्त होगी वो सरकारी खजाने में जाएगी। उसका जो इसकी जो दर थी वो खेती के जो आकलन था उस पर आधारित होती थी और कोई भी किसान किसी भी खेत पर खेती करने के लिए इसमें स्वतंत्र था। इस व्यवस्था का कार्यान्वयन खेतों की माप और आकलन पर निर्भर था। ये माप और आकलन सरकार के जो है वो किया करती थी। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर जो है वो गुजरात में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था वो लागू करी गई थी। तो यहाँ अभी जो देसाई और मुखिया थे उन्होंने राजस्व सरकार के लिए यहाँ से वसूल किया। यहाँ भी जो वहाँ की समस्याएं थी वो धीरे धीरे से मतलब सामने आने लग गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके फेल ही हो गई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। तो जो बंगाल का विभाजन था वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन इसकी जो कार्य योजना थी वो लॉर्ड कर्जन 1 जून 1923 से लेके इसने 2 फरवरी 1905 तक जो है ये जो योजना इसमें बनाई थी। इसमें क्या था, पूर्वी बंगाल और असम को अलग अलग कर दिया गया था। इसमें हालांकि इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ। बंगाल में जो है विभाजन विरोधी आंदोलन हालांकि नरमपंथी राष्ट्रीय तरीके से शुरू हुआ, फिर में इसमें तीव्र प्रचार और रोषपूर्ण जो था वो विरोध था। इसमें समाचार पत्रों में जो ये थी विभाजन योजना, इसके विरुद्ध में अभियान छेड़े गए, बहुत सी सभाएं करी गईं और जो सरकार थी उसको बोला गया कि इस कदम को उनको वापस लेना चाहिए। फिर इसके बाद स्वदेशी आंदोलन वगैरह शुरू हुए थे, स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण, विदेशी वस्त्रों की होली चलाई गई थी। लोगों से जो भारत में अपनी वस्तुएं बनी हैं उनको खरीदने को कहा गया और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको उपयोग ना करने को और उनका जो है वो बहिष्कार करने को कहा गया। फिर चरखा वगैरह की जो है चरखा चलाना शुरुआत हो गई और इस तरह से ये जो है उसका बंगाल विभाजन का बुरी तरह से भारत में विरोध हुआ था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद में क्या था कि इस जो उपनिवेशवाद भारत में जो ब्रिटेन था उसने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। तो उपनिवेश क्या होता है कि उनके जो संसाधन होते हैं किसी देश के उनको पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेना और दूसरे देश को अपनी तरह से चलाना, तो इसको बोलते हैं हम उपनिवेश। तो इसमें जो भारत में जो उपनिवेशवाद था उसके 3 चरण थे, एक एक करके हम इनको तीनों को डिस्कस करेंगे। तो उपनिवेशवाद का पहला भारत में जो चरण था उसमें क्या था कि ये एक एकाधिपत्य व्यापार तथा प्रत्यक्ष जब्त करने का काल कहलाता है। इस अवस्था में कंपनी के 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि जो भारत के साथ व्यापार है उस पर एकाधिकार प्राप्त करना। इसका अर्थ था अन्य अंग्रेजी व यूरोपीय व्यापारियों व व्यापारिक कंपनियां भारतीय माल को खरीदने व बेचने में मुकाबला ना कर सके और ना ही भारतीय व्यापारी ऐसा कर सके। तो जो पहला चरण था उसका इनका जो है लक्ष्य यही था उपनिवेशवाद के पहले चरण का कि जो भारत है उसमें जो है व्यापार का वो एकाधिकार स्थापित किया जाए। अब इसका दूसरा जो लक्ष्य था प्रथम चरण का उसका वो था कि जो राज्य सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से जब्त करना है, जिससे कि ये क्या कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से जो है कर वगैरह उनको वसूल करे और इसी से वो भारत में सामान खरीदे और फिर इंग्लैंड को उसको ऊंचे दामों पे बेचे। तो इसका मतलब कि यहीं से भारत से ही पूंजी वो इकट्ठी करे। अब उपनिवेश का जो द्वितीय चरण था उसका क्या था लक्ष्य, ये व्यापार के द्वारा शोषण का काल था और इसे 19वीं शताब्दी में मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद भी कहा गया है। तो जो दूसरा चरण था इसमें क्या था, इनका जो लक्ष्य था कि व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए। तो इसी टाइम पे जो अनौद्योगिकरण हुआ, इन्होंने जब एकाधिकार स्थापित कर लिया तो जो यहाँ के जो कच्चा माल था उनकी जो है बहुत सस्ते दामों पे खरीद लेते थे, इंग्लैंड में महंगे दामों पे उसको बेचते थे। फिर यहाँ की जो किसान वगैरह थे उनको बहुत सारी जो नकदी फसलें थी उनको उगाने पे मजबूर किया और आप बहुत सारे कर लगा दिए जो भारतीय व्यापारी थे। तो इस तरह से इन्होंने जो दूसरा चरण था वो पूरी तरह से जो था उसका मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद था। उपनिवेश का जो तीसरा चरण था ये उपनिवेशों के लिए विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय
का युग कहा जाता है। तो इसमें क्या था, जो तीसरा चरण था, इसमें जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो जैसे भारत में रेल वगैरह की जो है वो स्थापना हुई, तो रेल में जो पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे की वो लग रही थी, तो पूंजी वगैरह, तो पूंजी को जो सरकार थी उसने इंग्लैंड में लोगों को बोला कि आप भारत में हमारे रेल के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पूंजी लगाइए, हम आपको एक गारंटेड रिटर्न जो है वो जैसे 5 या 10% हर साल का वो रिटर्न, उसकी गारंटी हम आपको देंगे। तो लगभग 1860 से भारत में उपनिवेशवाद की एक नई अवस्था प्रारंभ की गई थी। यूरोप के अनेक देशों जैसे अमेरिका व जापान में औद्योगिकरण के प्रसार के साथ संसार में ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता का अंत हो गया था। इस टाइम तक उद्योग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के परिणामस्वरूप औद्योगिकरण का तीव्रीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति के कारण विश्व बाजार का और अधिक एकीकरण हुआ। तो अब जो औद्योगिकरण था वो पूरी दुनिया में लगभग फैल गया था। तो अब जो ब्रिटेन की जो औद्योगिक सर्वोच्चता थी उसका धीरे धीरे करके अंत हो गया। फिर जो बाकी दुनिया में भी फैल गई, जब ये टेक्नोलॉजी था, प्रौद्योगिकी थी, तो फिर औद्योगिकरण पूरी दुनिया में उसके बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया था। 1850 के बाद ब्रिटिश पूंजी की बहुत बड़ी रकम भारत में रेलवे, भारतीय सरकार के ऋण, व्यापार व कुछ हद तक बागान, कोयला खान, जूट कारखाने, जहाजरानी तथा बैंकिंग में लगाई गई थी। तो इसमें जो है बहुत बड़ा निवेश किया गया था, और ये इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कंपटीशन वगैरह बहुत हो गया था, क्योंकि सभी जगह पे जो औद्योगिकरण था वो हो गया था। तो इस तरह से हमारे आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।